टॉपिक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, a set of words, symbols and codes used to write programs is called programming language या प्रोग्राम लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? ऐसे वर्ड्स, ऐसे सिंबल्स, ऐसे कोड्स का सेट कि जिनके ज़रिए आप प्रोग्राम्स लिखते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स की कोडिंग करते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं हमें, जिनसे हम डिफरेंट तरह के प्रोग्राम्स बना सकते हैं। कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं कि जिनसे हम स्पेशली बिजनेस के सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं, और कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिनको यूज़ करके हम साइंटिफिक प्रोग्राम्स बना सकते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज क्या होती हैं? दे आर नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर एंड फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज। ठीक है, नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर का मतलब ये है कि कंप्यूटर्स इन लैंग्वेजेस को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यानी जब आप लो लेवल लैंग्वेज में कोडिंग करते हैं तो कंप्यूटर्स उसे इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। यहाँ पे ये है कि लो लेवल लैंग्वेज मेरा एक प्रोग्राम लिखने के लिए आपको हार्डवेयर का नॉलेज होना चाहिए कि हार्डवेयर कैसे काम करता है। दो तरह के हमारे पास लो लेवल लैंग्वेजेस हैं, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज इज अ टाइप ऑफ लैंग्वेज इन विच इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन बाइनरी फॉर्म। बाइनरी फॉर्म यानी 0-1 की फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस होती हैं मशीन लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, it is the only language that is directly understood by computer, so it is the native language of the computer। वो कह रहा है कि सिर्फ मशीन लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है कि जिसे कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है। तो यही वजह है कि इसे मशीन लैंग्वेज को हम कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज भी कहते हैं। प्रोग्राम्स रिटन इन मशीन लैंग्वेज कैन बी एग्जीक्यूटेड वेरी फास्ट बाय द कंप्यूटर। जो आप प्रोग्राम्स लिखते हैं मशीन लैंग्वेज में, कंप्यूटर्स उन्हें बड़ी जल्दी, बड़ी तेज़ी से एग्जीक्यूट कर देता है। क्यों? क्योंकि मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम होता है 0-1 की फॉर्म में, बाइनरी डिजिट्स होते हैं, बाइनरी फॉर्म में होता है, जो कि कंप्यूटर के लिए डायरेक्टली अंडरस्टैंड करना पॉसिबल है। अब कंप्यूटर जो कि डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेता है मशीन लैंग्वेज को, तो इसलिए इसको एग्जीक्यूट करना भी फास्ट हो जाता है। प्रोग्राम्स रिटन इन मशीन लैंग्वेज आर मशीन डिपेंडेंट। जो प्रोग्राम्स मशीन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं वो मशीन डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि हर कंप्यूटर मशीन के लिए आपको अलहदा से उसकी मशीन लैंग्वेज में कोडिंग करने की ज़रूरत होती है। मशीन लैंग्वेज डिफ़िकल्ट अंडरस्टैंड करने में, जो हमने ऊपर बात की थी कि लो लेवल लैंग्वेज जो सी हैं दे आर फार फ्राम ह्यूमन। तो फार फ्राम ह्यूमन का मतलब यही है कि दे आर डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमंस। Writing and modifying programs in machine language takes a lot of time and lot of effort। ठीक है, मशीन लैंग्वेज में कोडिंग करना मुश्किल काम है, कम्प्लेक्स टास्क है, इसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल है, और इसे हम फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं। मशीन लैंग्वेज को हम फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं। द नेक्स्ट इज असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज इज अ लो लेवल लैंग्वेज। ये भी एक लो लेवल लैंग्वेज है हमारे पास, बट इट इज़ वन स्टेप हायर देन मशीन लैंग्वेज। यानी ये मशीन लैंग्वेज से एक स्टेप ऊपर है। एक स्टेप ऊपर का मतलब है कि क्लोज, मोर क्लोज टू ह्यूमंस एज कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज इज मोर क्लोज टू ह्यूमंस एज कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है कि हम डिफरेंट सिंबल्स यूज़ करते हैं। सिंबल्स यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ कमांड्स, डिफरेंट तरह के कमांड्स हम यूज़ करते हैं बाइनरी कोड लिखने के बजाय। इन कमांड्स को, इन सिंबल्स को हम न्यूमोनिक्स कहते हैं। इसे आपने न्यूमोनिक्स पढ़ना है, एम इज साइलेंट है। फॉर एग्जांपल सब। अब सब की जो कमांड है वो आप यूज़ करते हैं टू सब्ट्रैक्ट टू नंबर्स। ठीक है, सब एक न्यूमोनिक है हमारे पास, और आप सब का वर्ड यूज़ करते हैं, सबका सिंबल यूज़ करते हैं दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए। असेंबली लैंग्वेज को हम सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहते हैं। प्रोग्राम्स रिटन इन असेंबली लैंग्वेज आर ईजी टू राइट एंड मॉडिफाई दैन मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जो सी है मशीन लैंग्वेज के मुकाबले में आसान होती है। असेंबली लैंग्वेज इज़ मोस्टली यूज फॉर राइटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। आप सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए
असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, इज़ आल्सो नाउन एज सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज। आप असेंबली लैंग्वेज को सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज भी, यानी 2G जो लैंग्वेज है हमारे पास, वो हम कहते हैं सिर्फ। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट इज़ क्लोज टू ह्यूमंस, ठीक है, एंड फार फ्रॉम कंप्यूटर। क्लोज टू ह्यूमंस का मतलब है कि ह्यूमंस बड़ी आसानी से हाई लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नॉर्मली जो हाई लेवल लैंग्वेज है ये इंग्लिश लाइक सेंटेंस होते हैं, इसके अंदर इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं, सो दैट इट बिकम्स ईजियर टू अंडरस्टैंड दीज हाई लेवल लैंग्वेजेस। ठीक है, इसमें अगर आपने इनपुट परफॉर्म करवाना है, आउटपुट परफॉर्म करवाना है, तो इन कामों के लिए आपके पास इंग्लिश लाइक वर्ड्स हैं। जैसे इनपुट है प्रिंट, और आउटपुट या स्कैन, इस तरह के वर्ड्स। A program written in high-level language is easy to understand and modify. High-level languages are divided into the following categories. तीन तरह की हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं: प्रोसीजरल, नॉन प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। आइए इनको एक एक करके हम देखते हैं क्या होती हैं। प्रोसीजरल लैंग्वेज, जिसे हम थर्ड जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं, 3GL, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, ठीक है। In these languages, a program is predefined set of instructions. कह रहा है कि इन लैंग्वेजेस में क्या होता है कि एक प्रोग्राम जो होता है वो पहले से ही डिफाइन की गई इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है, यानी ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो आपने पहले से बता दी हैं कि क्या मतलब है इन इंस्ट्रक्शंस का। तो ऐसे इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है एक प्रोसीजर लैंग्वेज से बना हुआ प्रोग्राम। कंप्यूटर एग्जीक्यूट दीज इंस्ट्रक्शंस इन द सेम सीक्वेंस इन विच दीज इंस्ट्रक्शंस आर रिटन। आपने क्या किया, आपने प्रोसीजर लैंग्वेजेस को यूज़ किया, आपने कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी, वो इंस्ट्रक्शंस का क्या मतलब है वो पहले से बता दिया गया है कंप्यूटर को। अब वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो उसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होंगी जिस सीक्वेंस में आपने वो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। ईच इंस्ट्रक्शन दिस लैंग्वेज टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। तो हर एक इंस्ट्रक्शन जो सी है इस लैंग्वेज में, यानी प्रोसीजर लैंग्वेज में, वो बताती है कंप्यूटर को क्या करना है और कैसे करना है। प्रोसीजर लैंग्वेज हैव मैनी एडवांटेजेस ओवर मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज। अब प्रोसीजर लैंग्वेज जो है इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं दो लेवल लैंग्वेज के ऊपर। लाइक कौन कौन से एडवांटेज हैं हमारे पास? प्रोग्राम स्टेटमेंट आर सिमिलर टू इंग्लिश एंड वेरी इजी टू लर्न। अब चूंकि प्रोसीजर लैंग्वेज के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं, सो दैट इज़ वाई दे आर वेरी इजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। आपको थोड़ा टाइम चाहिए होता है प्रोग्राम लिखने में, ठीक है, और प्रोग्राम्स जो हैं वो इजीली आप मॉडिफाई कर सकते हैं, उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये हमें एडवांटेज हैं प्रोसीजर लैंग्वेज के ओवर लो लेवल लैंग्वेज। और डिसएडवांटेज क्या है कि ये प्रोग्राम्स आहिस्ता से स्लोली एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। दिस लैंग्वेज यूज कंप्यूटर रिसोर्सेज लेस एफिशिएंटली, और कंप्यूटर के रिसोर्सेज भी लेस एफिशिएंटली यूज़ होते हैं प्रोसीजर लैंग्वेज के अंदर। ये कुछ हमारे पास एग्जांपल्स हैं प्रोसीजर लैंग्वेज के। फोर्ट्रॉन है, बेसिक, कोबॉल, पैस्कल एंड सी। Fortran stands for Formula Translation, and it is used for engineering applications and scientific use. Basic stands for Bignell R-Purpose Symbolic Instruction Code। 1960 में क्रिएट की गई थी ये लैंग्वेज, और ये कंप्यूटर के सिंपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। बेसिक के प्रोग्राम्स को अंडरस्टैंड करना इजी है, और ये नॉर्मली एजुकेशन पर्पस के लिए पढ़ाई जाती है। ये लैंग्वेज स्टूडेंट्स को ना सिखाई जाती है बेसिक लैंग्वेज, ताकि स्टूडेंट जो से हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से गेट यूज टू हो जाएं, ठीक है। लाइक जैसे हमारे यहाँ पे एक कल्चर है कि हम मेट्रिकुलेशन में 10th क्लास में स्टूडेंट्स को बेसिक लैंग्वेज सिखाते हैं। तो कंप्यूटर से क्या होता है कि स्टूडेंट्स को आइडिया हो जाता है कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड हाउ दे वर्क। Then we have COBOL, Common Business Oriented Language. It is specially designed for business applications. It was developed in 1960s. 1960s में COBOL बनाई गई थी, और ये बिजनेस एप्लीकेशन, बिजनेस सॉफ्टवेयर बनाने के काम आती है। इसमें जो कोडिंग है वो लेंथी होती है बड़ी, लेकिन आसान होती है, ठीक है। आसान लैंग्वेज है लेकिन इसमें कोडिंग लेंथी होती है। पास्कल की अगर हम बात करें तो इसे आप साइंटिफिक पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं, यानी कि साइंटिफिक एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और बिजनेस रिलेटेड एप्लीकेशन बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। और कह रहा है कि इसका नाम रखा गया है टू ऑनर अ फ्रेंच मैथमेटिशियन पास्कल। ब्लेज पास्कल एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था
तो उसके ऑनर में उन्होंने इसका नाम पासकल रखा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास सी लैंग्वेज है, जो एक पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेज है, जो कि डेवलप की गई थी डेनिस रिची ने AT&T लैब के अंदर डेवलप किया था इसे 1972 के अंदर। इट वॉज रिटन एज पार्ट ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज ऑल्सो नोन एज मिडल लेवल लैंग्वेज बिकॉज इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटीज टू राइट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एज वेल एज सिस्टम सॉफ्टवेयर। सी लैंग्वेज एक बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है। 1972 में डेनिस रिची ने AT&T लैब के अंदर बनाया था, और हमने सी लैंग्वेज को यूज़ करके यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम जस्ट लाइक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, हमने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया हुआ है सी लैंग्वेज के अंदर। सी लैंग्वेज हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स को सेकेंड ईयर में पढ़ाई जाती है। मिडिल लेवल लैंग्वेज भी इसे कहते हैं, क्योंकि इसमें आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने के भी और सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के भी। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड मिडिल लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट हमारे पास जो कैटेगरी है हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, इसके अंदर ऊप होता है। ऊप यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, a technique in which programs are written on the basis of objects। ओप के अंदर हम क्या करते हैं कि ओप के अंदर हम प्रोग्राम्स को बनाते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की बेस पे, यानी कि एक प्रोग्राम के अंदर हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करते हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स कलेक्शन है डाटा का और फंक्शंस का। आप डिफरेंट डाटा को, डिफरेंट फंक्शन से मुराद हैं कि कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स, ऐसे कोड्स जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं, उन्हें हम फंक्शन कहते हैं। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट्स के अंदर डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी थिंग को, किसी प्लेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द रियल वर्ल्ड, ठीक है। और ओप के अंदर क्या होता है? डाटा एंड ऑल पॉसिबल फंक्शंस ऑन डाटा आर ग्रुप टुगेदर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स आर इजी टू लर्न एंड मॉडिफाई। C++ एंड जावा आर टू मोस्ट पॉपुलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस, ठीक है। एग्जांपल हैं ओप लैंग्वेजेस की, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस की। A person can be an example of an object. It has some properties or characteristics that describe what it is. Some properties of person can be name, age, height. एक पर्सन जो है उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पर्सन एक ऑब्जेक्ट है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं? नेम, एज और हाइट। इस पर्सन ऑब्जेक्ट के कुछ फंक्शंस भी हैं और बताते हैं कि व्हाट इट कैन डू, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ बता रही हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, और उसके जो फंक्शंस हैं वो बता रहे हैं कि वो क्या कर सकता है। तो जो पर्सन ऑब्जेक्ट है हमारे पास, वो चल सकता है, बात कर सकता है, खाना खा सकता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल है एक ऑब्जेक्ट क्या होता है। कुछ फीचर्स हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के: ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, रियल वर्ल्ड मॉडलिंग, रीयूजेबिलिटी, इंफॉर्मेशन हाइडिंग एंड पॉलीमॉर्फिज्म। OOP provides the facility of programming based on objects। OOP के अंदर यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर आपको ऐसे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं जिनमें आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी दैट कंसिस्ट ऑफ डाटा एंड फंक्शन। और ऑब्जेक्ट कोई भी वो चीज़ जिसका कुछ डाटा होता है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और वो कुछ फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है, उसे हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है। फिर ओप के अंदर क्लासेस होती हैं। क्लासेस आर डिज़ाइन फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। आप क्या करते हैं? बेसिकली आप ओप के अंदर क्लासेस को डिज़ाइन करते हैं, फिर क्लासेस के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आप क्रिएट करते हैं। प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर स्पेसिफाइड इन क्लासेस, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट के क्या फंक्शंस हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हम उस क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। रियल वर्ल्ड मॉडलिंग है हमारे पास। ओप इज़ बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड मॉडलिंग। रियल वर्ल्ड मॉडलिंग से क्या मुराद है? फिर ऐसे रियल वर्ल्ड में आप देखते हैं कि चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उनकी वर्किंग कैपेबिलिटीज़ होती हैं, यानी कि रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स ऐसे कि पर्सनस, थिंग्स, प्लेसेस वगैरह जो होती हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वैसे एक बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग की प्रॉपर्टीज़ हैं कि मतलब टॉल, कितनी टॉल बिल्डिंग है और कितनी वो स्ट्रॉन्ग लाइक बिल्डिंग है, उसका स्ट्रक्चर कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और उसकी वर्किंग कैपेबिलिटीज़ हैं, लाइक उस बिल्डिंग में कितने लोग रह सकते हैं, ठीक है, उसमें कैपेसिटी कितनी है। तो similarly, objects have data and functions. Data represent properties, characteristics,
एंड फंक्शन रिप्रेजेंट वर्किंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल देखें कि पर्सन एक ऑब्जेक्ट है, तो ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, डाटा है ये उसका नेम एज और हाइट, और ये उसके फंक्शंस हैं वॉक टॉक ईट। ठीक है, तो रियल वर्ल्ड से हम मॉडल लेते हैं ओप के अंदर। रीयूजेबिलिटी होती है इसके अंदर। ओप प्रोवाइड्स द वे ऑफ रीयूजिंग द डाटा एंड कोड। ओप में आपको एक ऐसा फंक्शन मिलता है, ऐसे फीचर मिलते हैं कि आप जो कोड है, डाटा है, उसको रीयूज़ कर सकते हैं। इनहेरिटेंस बेसिकली एक टेक्निक है जो हम यूज़ करते हैं ओप के अंदर। इनहेरिटेंस क्या टेक्निक है? दैट अलाउज अ प्रोग्रामर टू यूज़ द एग्जिस्टिंग कोड टू क्रिएट न्यू प्रोग्राम्स। इनहेरिटेंस बेसिकली क्या होता है कि जो कोडिंग आपने ऑलरेडी कर दी हुई है, आप उसी कोड को दोबारा यूज़ करते हैं लेकिन न्यू प्रोग्राम्स क्रिएट करने के लिए। Then information hiding. OOP allows the programmer to hide important data from the user. It is performed by encapsulation. आप इंफॉर्मेशन हाइड कर सकते हैं यूज़र से OOP के अंदर, और उसके लिए जो टेक्निक होती है उसे कहते हैं इनकैप्सुलेशन की टेक्निक। फिर से हमें हमें पोलीमॉर्फिज्म मिलता है। पोलीमॉर्फिज्म एक ऐसी एबिलिटी है किसी ऑब्जेक्ट की टू बिहेव इन मल्टीपल वेज। एक ऑब्जेक्ट को मल्टीपल वेज में यूज़ करने का जो टेक्निक है, जो प्रॉपर्टी है, एबिलिटी है, उसे हम कहते हैं इट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म। हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं, उसमें सी प्लस प्लस और जावा जो सी हैं, ये दो पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं। सी प्लस प्लस 1980 के अंदर बेल लेबॉर्ट्रीज के अंदर बनाई गई थी, और ये सी लैंग्वेज की एक इम्प्रूव्ड वर्जन है। यानी सी लैंग्वेज को इम्प्रूव करके उन्होंने सी प्लस प्लस लैंग्वेज बना दी थी। और इसमें फैसिलिटी है कि आप ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस पे साथ काम कर सकते हैं, चूँकि ओप लैंग्वेज है ना, सी प्लस प्लस ओप लैंग्वेज है, तो इसके अंदर फिर ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस होते हैं, और ये बड़ी पावरफुल लैंग्वेज है, इससे आप बहुत सारे प्रोग्राम्स क्रिएट कर सकते हैं। जावा है हमारे पास, जो सन माइक्रो सिस्टम्स बनाया था 1995 के अंदर, और इस टीम का लीडर था जेम्स गॉसलिंग। सन माइक्रो सिस्टम्स आर परचेज बाय ओरेकल इन 2010। ये कुछ हिस्ट्री लिखी गई यहाँ पे, ठीक है, और तो इसके अंदर कुछ नहीं समझने वाला। जावा इज एन ओप लैंग्वेज बेस्ड ऑन सिंटैक्स ऑफ सी प्लस प्लस। सिंटैक्स जैसे पहले बता चुके हैं हम कि सिंटैक्स कहते हैं सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस टू डू द प्रोग्रामिंग इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो कोडिंग करने के रूल्स हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, उन्हें हम कहते हैं उसका सिंटैक्स है। लाइक ग्रामर ऑफ अ लैंग्वेज इज कॉल्ड द सिंटैक्स ऑफ दैट लैंग्वेज। It was originally designed in 1991 as OOC for use in embedded chips for electronic appliances like TVs, toasters, ovens, washing machines, etc. क्या 1991 में जावा को क्रिएट किया गया था डिफरेंट होम अप्लायंस के अंदर यूज़ करने के लिए, लाइक जैसे वॉशिंग मशीन या ओवंस वगैरह होते हैं, टोस्टर वगैरह, तो इनके अंदर चिप लगा हुआ है, उनमें जो कोडिंग है वो जावा की बेस पे की जाती है। Java can be used to write programs that run on any platform. पॉपुलर लैंग्वेज है, जैसे आप वेब बेस्ड इंटरनेट एप्लीकेशन बना सकते हैं जो आपकी वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर चलती हैं, ठीक है, और इससे आप सर्वर्स के लिए एप्लीकेशंस बना सकते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के लिए एप्लीकेशन बना सकते हैं, मोबाइल डिवाइसेस के लिए। और आज के वर्ल्ड में अगर देखें, आज के टाइम पे जो टॉप लैंग्वेजेस हैं उनमें जावा का नाम आता है टॉप लैंग्वेजेस के अंदर। देन वी हैव सी शार्प। सी शार्प भी एक ओप लैंग्वेज है जो सी प्लस प्लस से बेस कर रही है, एंड इट वाज डेवलप्ड बाय एंडर्स हेजल्सबर्ग एट माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, सी शार्प हैज़ बीन एक्सेप्टेड एज स्टैंडर्ड फॉर वेब एप्लीकेशन एंड एक्सएमएल बेस्ड वेब सर्विस। तो वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए आप सी शार्प का यूज़ कर सकते हैं, और डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए सी शार्प का यूज़ कर सकते हैं। So these were some popular OOP languages, object-oriented languages. Then we have non-procedural languages. Non-procedural languages are also known as fourth generation language. ठीक है, नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज को फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज या हम 4GL भी कहते हैं। इन नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज द यूज़र ओनली नीड्स टू टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू, नॉट हाउ टू डू। तो नॉन प्रोसीजर में बस ये है कि आप प्रोग्रामिंग के ज़रिए कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है, आप उसमें ये डिफाइन नहीं करते कि कैसे करें। जैसे आपने बता दिया कि ये टास्क परफॉर्म करना है, एंड कंप्यूटर विल डू द टास्क। इम्पॉर्टेंट एडवांटेज इस लैंग्वेज का हमें यही है कि जो नॉन टेक्निकल यूज़र्स हैं वो भी इसके अंदर इजीली कोडिंग कर सकते हैं।
These languages accelerate programming process and reduce the coding errors. इसमें यह है कि प्रोग्रामिंग का जो प्रोसेस है, एग्जीक्यूशन का प्रोसेस, वो फास्ट हो जाता है और एरर के चांसेस कम हो जाते हैं. 4GL are normally used in the database applications and report generations. तो बेसिकली 4GL डेटाबेस के अंदर यूज़ हो रहा है. ऐसे SQL है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, बड़ी पॉपुलर डेटाबेस लैंग्वेज है हमारे पास, और जो IBM ने डेवलप किया था, और एक नेशनल स्टैंडर्ड था बाय अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ANSI ने इसे एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज मतलब करार दिया हुआ है. SQL work with database programs like MS Access, DB2, Informis, MS SQL Server, Oracle, Sybase, etc. खैर खैर जो SQL लैंग्वेज आई है बेसिकली डेटाबेस प्रोग्राम्स के साथ मिलकर काम करती है. यानी DBMS के अंदर आप डाटा सेव करने के लिए, डाटा रिट्रीव करने के लिए, अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए आप SQL का यूज़ कर सकते हैं. देन वी हैव RPG, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर, जो कि 1960s में IBM ने क्रिएट की थी, और इट वाज यूज्ड टू जनरेट बिजनेस रिपोर्ट्स. ये भी एक नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है एंड मोस्टली यूज्ड विद IBM मिड रेंज कंप्यूटर्स. और IBM के जो मिड रेंज कंप्यूटर्स हैं उनके अंदर आप RPG यूज़ कर रहे होते हैं. अब यहाँ पे डिफरेंस है बिटवीन प्रोसीजरल लैंग्वेज यानी 3G लैंग्वेज और नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज यानी 4G लैंग्वेज. तो इसके बारे में बातें सारी एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं, लेकिन मैं डिफरेंस दोबारा बताता हूँ आपको कि प्रोसीजरल लैंग्वेज बताती है कंप्यूटर को क्या करना है और कैसे करना है, जबकि नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज ये बताता है कि कैसे करना है, क्या करना है, बट ये नहीं बताती कि कैसे करना है. ठीक है, टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू बट डू नॉट टेल द कंप्यूटर हाउ टू डू. ठीक है, नॉन प्रोसीजरल के अंदर बस आपने कंप्यूटर को ये बताना है कि क्या करना है. लाइक आपने डाटा रिट्रीव करना है डेटाबेस के अंदर, डाटा सेव करना है डेटाबेस के अंदर, डाटा रिट्रीव करना है, डाटा डिलीट करना है, तो आप कह देंगे जी कि फलां रो में से ये डाटा डिलीट कर दें. आप ये नहीं बताएंगे कि डाटा कैसे डिलीट हो रहा है, वो उसका अपना काम है, वो खुद ही काम कर लेगा कंप्यूटर. ये प्रोसीजर लैंग्वेज ज़रा डिफ़िकल्ट होती हैं जबकि नॉन प्रोसीजर ईजी होती हैं. इस तरह ही प्रोसीजर की डीबगिंग डिफ़िकल्ट होती है, नॉन प्रोसीजर की डीबगिंग ईजी होती है. इट रिक्वायर लार्ज नंबर ऑफ प्रोसीजरल इंस्ट्रक्शंस और नॉन प्रोसीजरल इंस्ट्रक्शंस कम होती हैं. नॉर्मली यूज्ड बाय प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स. प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स जो होते हैं, टेक्निकल प्रोग्रामर्स, वो 3G यूज़ करते हैं, 3GL यूज़ करते हैं, जबकि जो नॉन प्रोफेशनल्स हैं, नॉन टेक्निकल्स और प्रोफेशनल्स जो हैं, वो दोनों भी ये नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं. जी, इट इज़ टिपिकली फाइल ओरिएंटेड एंड इट इज़ डेटाबेस ओरिएंटेड. ठीक है, डेटाबेस ओरिएंटेड यानी कि डेटाबेस से रिलेटेड ज़्यादा काम होता है नॉन प्रोसीजर के अंदर. इट प्रोवाइड्स मैनी प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटीज़, इट प्रोवाइड्स लेस कैपेबिलिटीज़. ठीक है, आपको 3G के अंदर ज़्यादा फीचर्स, ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ मिलती हैं, जबकि आपको नॉन प्रोसीजर के अंदर कम प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटीज़ मिलती हैं, कम प्रोग्रामिंग फीचर्स में. नेक्स्ट वी हैव सम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज. तो हाई लेवल लैंग्वेज को सीखना आसान होता है, इट इज़ ईजी टू लर्न. ये मशीन इंडिपेंडेंट होती है. मशीन इंडिपेंडेंट यानी कि आपने हाई लेवल लैंग्वेज में एक प्रोग्रामिंग की हुई है, एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, तो किसी भी मशीन पे आप उसे रन कर सकते हैं. फिर इसके अंदर प्रोग्रामिंग लाइब्रेरीज होती हैं. प्रोग्रामिंग लाइब्रेरीज बेसिकली क्या होती हैं, ये एक कलेक्शन है रीयूजेबल प्रोग्राम कोड का. यानी कुछ प्रोग्राम कोड्स हैं और आप उन्हें रीयूज़ कर सकते हैं, तो ऐसे प्रोग्राम कोड्स को हम कहते हैं प्रोग्राम लाइब्रेरीज. ठीक है, आपने क्या करना है कि इसमें आपने अब बस इस प्रोग्राम कोड को अपने नए प्रोग्राम के अंदर कॉल कर लेना है. ठीक है, उससे क्या होगा कि आप जल्दी प्रोग्रामिंग कर लेंगे, उस नए प्रोग्राम की आसानी से कर लेंगे. एरर डिटेक्शन इसके अंदर हाई होता है. आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि किस स्टेटमेंट में एरर आ रहा है, फिर से आप इजीली रिमूव कर सकते हैं. स्टैंडर्डाइज सिंटैक्स है इसका, यानी कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड सेम सिंटैक्स फॉलो होगा. लाइक आप C++ लैंग्वेज अगर पढ़ते हैं, तो जो सिंटैक्स आप यहाँ पढ़ेंगे वही सिंटैक्स आप किसी फॉरेन कंट्री में सेम पढ़ेंगे जाके. फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपकी लोकल लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज आपकी उर्दू है, इंग्लिश है या पश्तो है, क्या लैंग्वेज है आपकी, सिंटैक्स सेम रहेगा इंग्लिश के अंदर. और फिर आपको ज़्यादा प्रोग्राम नज़र आएंगे हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, यानी कि ज़्यादातर प्रोग्रामर्स जो हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज को ही चूज़ करते हैं फॉर द करियर एंड फॉर डेवलपिंग प्रोग्राम्स. एंड इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि इसमें इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं
इसलिए इसको अंडरस्टैंड करना ईजी होता है, इसको सीखना आसान होता है। और इसी तरह से हाई लेवल प्रोग्राम जो हैं ये शॉर्ट होते हैं लो लेवल प्रोग्राम से, यानी शॉर्ट से मुराद है इसमें नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कम होती हैं। कुछ नुकसान भी हैं हमें हाई लेवल लैंग्वेज के, लाइक आपको ट्रांसलेटर रिक्वायर होता है, क्योंकि हमने कहा था कि हाई लेवल प्रोग्राम्स जो होते हैं ये कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, तो हमें फिर ट्रांसलेटर्स रिक्वायर होते हैं। ट्रांसलेटर्स क्या करते हैं कि वो इस हाई लेवल के कोड को लो लेवल के कोड में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि कंप्यूटर से इजीली अंडरस्टैंड कर सके। और इसकी एग्जीक्यूशन टाइम कंज्यूमिंग होती है। इसका मतलब ये है कि जो एग्जीक्यूशन टाइम है हाई लेवल लैंग्वेज का वो ज़्यादा होता है लो लेवल लैंग्वेज के मुकाबले में। यानी लो लेवल का जो प्रोग्राम होगा वो जल्दी एग्जीक्यूट होगा, जबकि हाई लेवल का प्रोग्राम लेट एग्जीक्यूट होगा। लेस हार्डवेयर सपोर्ट, ठीक है, आपको हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर हार्डवेयर सपोर्ट कम मिलती है, जबकि लो लेवल लैंग्वेज के अंदर हार्डवेयर सपोर्ट ज़्यादा होती है। इसीलिए जो हाई लेवल लैंग्वेज हैं ये ज़्यादातर आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने में हेल्प करती हैं। ये कुछ डिफरेंसेस हैं, ठीक है। और ये भी मैं बताएं आपको, ये वही चीज़ें लिखी हुई हैं, इसमें कोई नई बात नहीं लिखी हुई है यहाँ पे। देन वी हैव नेचुरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। नेचुरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिन्हें हम फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं, यानी 5GL, या जिन्हें हम इंटेलिजेंट लैंग्वेज भी कहते हैं। Translator programs for these languages are very complex and require a large amount of computer resources. That is why most of the languages are still in experimental phase. तो 5GL की जो मोस्टली अभी है इसमें नेचुरल लैंग्वेज में, वो भी एक्सपेरिमेंटल फेज में है, यानी रिसर्चिंग अभी इस पर चल रही है, अभी काम चल रहा है, इस पर अभी अंडर प्रोसेस है। टाइप ऑफ कोड्स, दो तरह के कोड होते हैं हमारे पास, एक होता है सोर्स कोड और एक होता है ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है। सोर्स कोड एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि आप हाई लेवल लैंग्वेज में लिख रहे हैं, आपका सोर्स कोड होगा, उसे सोर्स प्रोग्राम भी कहते हैं, और कंप्यूटर आपके सोर्स कोड को डायरेक्ट अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, ठीक है। आप क्या करते हैं, आप सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में अंडरस्टैंड कन्वर्ट करते हैं। जब आपका सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होगा, ट्रांसलेट होगा, तब कंप्यूटर से अंडरस्टैंड कर पाएगा। तो फिर ऑब्जेक्ट कोड एक ऐसा प्रोग्राम है जो मशीन लैंग्वेज के अंदर है। जब आप सोर्स कोड को कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में, तो वो सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड बन जाता है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कोड कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है, इसलिए फिर उस ऑब्जेक्ट कोड को कंप्यूटर एग्जीक्यूट करवाता है। ये उनके दरमियान डिफरेंस है। सोर्स कोड हाई लेवल लैंग्वेज में होता है, असेंबली लैंग्वेज में होता है, जबकि ऑब्जेक्ट कोड है वो मशीन लैंग्वेज में होता है। सोर्स कोड को इंसान इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जबकि ऑब्जेक्ट कोड को मशीन इजीली अंडरस्टैंड कर सकती है। आप सोर्स कोड इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं, जबकि ऑब्जेक्ट कोड को आपके लिए मॉडिफाई करना डिफिकल्ट होता है। सोर्स कोड में कम इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जबकि ऑब्जेक्ट कोड में इंस्ट्रक्शंस स्टेटमेंट्स उसकी ज़्यादा रहती हैं। बेसिकली इंस्ट्रक्शंस या टास्क उतने ही रहते हैं, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स का फ़र्क आ रहता है इनके अंदर। देन वी हैव लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, ठीक है। और लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है बेसिकली जब आप हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, या आप सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं, तब आप यूज़ करते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स का। क्योंकि कंप्यूटर को हाई लेवल प्रोग्राम्स या सोर्स कोड समझ में नहीं आता, कंप्यूटर को समझ में आता है ऑब्जेक्ट कोड या फिर मशीन कोड। तो उसके लिए आपके पास ये प्रोग्राम्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। और ये हमारे पास तीन तरह के होते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। कंपाइलर क्या करता है कि ये हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर पूरे के पूरे प्रोग्राम को पहले रीड करता है, फिर पूरे प्रोग्राम को पकड़ के मशीन कोड में कन्वर्ट करता है और फिर उसे एग्जीक्यूट करवाता है। तो ये होता है कंपाइलर। जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है कि हर वन बाय वन हर एक इंस्ट्रक्शन को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है और उसे एग्जीक्यूट करता है, यानी कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है। असेंबलर क्या करता है, असेंबलर असेंबली लैंग्वेज के कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, वो असेंबलर है, ठीक है। अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। और इस तरह से एक डी असेंबलर होता है। डी असेंबलर असेंबलर के ऑपोजिट है, तो मशीन लैंग्वेज कोड को असेंबली लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट करता है। ये डिफरेंस है हमारे पास यहाँ पे कि कंपाइलर क्या कर रहा है और इंटरप्रेटर क्या कर रहा है। इसको रीड कर लीजिएगा। जो मैंने आपको बताई है बातें ये वो ही है, इसमें कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है यहाँ पे। और रिलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, सोर्स प्रोग्राम एंड कंपाइलर।
सोर्स प्रोग्राम जो है वो प्रोग्रामर ने लिखा हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, वो प्रोग्राम जो है कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर उस सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देगा ताकि कंप्यूटर से अंडरस्टैंड कर सके। यही आज का लेक्चर था। अब इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो क्वेश्चन मुझसे कर सकते हैं।